एमपी नहीं पीएम होंगी प्रियंका गांधी। गौर से सुनिए। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगी प्रियंका गांधी। ये एक विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पर अभी से ध्यान देना जरूरी है। जमीन तैयार है और नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने को प्रियंका गांधी तैयार है। ये विषय हम क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, अभी हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजीव कौशिक जी, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी भी जुड़े हैं। अभी मैं जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो मैं उनको स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले इस विषय पर आता हूं कि इस चर्चा को क्यों रखा गया कि एमपी नहीं पीएम होंगी प्रियंका गांधी। ये कोई प्रियंका चालीसा पढ़ने के लिए नहीं बैठा हो। प्रियंका गांधी 1999 से पॉलिटिक्स में है, जब उन्होंने अपनी मम्मी के लिए चुनाव प्रचार किया था अमेठी में। 1999 का मतलब समझ लीजिए 2024 चल रहा, 25 साल हो गए। लेकिन प्रियंका गांधी किसी सदन की सदस्य नहीं रही। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 25 साल की पॉलिटिक्स के बावजूद कभी सदन की सदस्य नहीं रही, एमपी एमएलए कुछ भी नहीं रही। और 2024 में पूरे आसार थे कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में चुनकर आएंगी, उम्मीदवार नहीं बनी और वो कांग्रेस के लिए कुर्बानी देती रह गई कि उनकी ज़रूरत अमेठी में है तो उनकी ज़रूरत रायबरेली में है, लेकिन उनकी अपनी ज़रूरत दरकिनार की जाती रही। अब जबकि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो यहाँ भी देखिए प्रियंका गांधी सेक्रीफाइस ही कर रही है। वायनाड राहुल गांधी का प्रिय और बहुत प्रिय लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। एक ऐसे समय में जब अमेठी ने राहुल गांधी को ठुकरा दिया था तो वायनाड ने ही उनकी प्रतिष्ठा बचाई थी। तो लिहाजा राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर छोड़ना व्यवस्था थी, क्योंकि रायबरेली को जारी रखना ज्यादा जरूरी था। तो वायनाड को से इमोशनल टच को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए, तो राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को वहां सामने कर दिया। तो किसी तरीके से वायनाड के साथ में वो संबंध, वो संपर्क बना रहे। यानी एक बार फिर प्रियंका गांधी आहूत हो गई पार्टी के मकसद के लिए, पार्टी के लक्ष्य के लिए। प्रियंका गांधी पूरे जीवन भर कांग्रेस के लिए आहुति देती रही है। ये एक सोचने का नजरिया है जो मैं रख रहा हूं। इसके अलावा फिर भी आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे कि एमपी नहीं पीएम। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने रायबरेली में जब अपनी जनता का आभार व्यक्त करने के लिए एक रैली की, तो उसमें कहा कि मेरी बहन प्रियंका गांधी अगर बनारस से लड़ जाती तो पक्का नरेंद्र मोदी को हरा देती। उन्होंने कहा था उनका मकसद तात्कालिक जो रहा हो, लेकिन उसी दिन से यह तय हो गया कि नरेंद्र मोदी के सामने अगला उम्मीदवार कोई है तो प्रियंका गांधी है। अब इससे कांग्रेस पीछे हट ही नहीं सकती। भविष्य में कभी भी नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई उम्मीदवार हो कांग्रेस की तरफ से, तो वो प्रियंका गांधी ही होंगी। इसकी बुनियाद राहुल गांधी ने रायबरेली की सभा में रख दी। अब ये मैं कह रहा हूं कि एमपी नहीं पीएम होंगी, लेकिन पीएम होने के लिए क्या नरेंद्र मोदी को हराना जरूरी है? ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। हो सकता है वो दंगल हो ही नहीं आगे। तो
फिर भी उसी रैली से ये निकलता है, नरेंद्र मोदी को जो हराए वही तो प्रधानमंत्री कहलाए। आज नरेंद्र मोदी को हराने की क्षमता किस में है? तो कोई भी आप कह सकता है, राहुल गांधी कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी अगर लड़ती तो हरा देती। राजनीतिक परिस्थितियां उसी दिशा में बढ़ रही हैं और देश में जो एनडीए की सरकार है उसको हर दिन उस चिंता से गुजरना पड़ रहा है कि संख्या बल कहीं इधर उधर ना हो जाए। राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि एनडीए के बहुत सारे एमपी उनके संपर्क में हैं। इसी पृष्ठभूमि में ये चर्चा है। और अब हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। सबसे पहले मैं कौशिक जी के पास आना चाहता हूं। कौशिक जी, क्या कहेंगे कि एमपी नहीं पीएम होंगी प्रियंका गांधी? देखिए प्रेम कुमार जी, प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में तो बहुत दिनों से हैं, कई सालों से हैं और उनकी जो भूमिका है वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने इस तरह के निर्णयों से अब चौंका दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, अब हर एक कदम पर वो चौंक जा रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस दिशा में कांग्रेस पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का काट क्या होना चाहिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। बड़ी आसानी से इन तीनों सीटों पर, या यूं कह लें कि उत्तर और दक्षिण दोनों पर कब्जा करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। राहुल गांधी किन परिस्थितियों में वायनाड को छोड़ते हैं और किन परिस्थितियों में प्रियंका गांधी वहां जाती हैं, और वहां जाती हैं तो कितने भरोसे के साथ जाती हैं, इस पर तो चर्चा स्वाभाविक है ही। राहुल गांधी को वायनाड की सीट ने जिस तरह से नवाजा और जितने भर भर के झोली में उनको वोट दिया, चाहे पहली बार चाहे दूसरी बार, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी के लिए यहाँ कोई चुनौती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि यह बात भी बिल्कुल सही है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम टीम, तमाम लोग हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसके बावजूद राहुल गांधी ने अपनी उस तरह की पहचान बनाई और उन सारे चीजों को अकेले एकला चलो करते हुए, ध्वस्त करते हुए वो आगे बढ़े। ठीक वैसे ही प्रियंका गांधी भी लगातार, हालांकि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि बहुत दिन पहले उनको राजनीति में आ जाना चाहिए, लेकिन राजनीति भावनाओं के साथ साथ समीकरणों का भी खेल है, वक्त का भी खेल है, इसमें टाइमिंग बेहद मायने रखता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सटीक समय पर प्रियंका गांधी की एंट्री होने जा रही है वायनाड। प्रियंका गांधी में जो खास बातें हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि राहुल एमपी नहीं पीएम बनेंगी, उसके पीछे एक और चीज मुझे दिखाई देता है कि आंखों में आंखें डाल करके जिस तरह से राहुल गांधी बातचीत करने के अंदाज में जाने जाते हैं प्रधानमंत्री जी से, ठीक वैसे ही प्रियंका गांधी भी उतनी ही हाजिर जवाबी और बगैर डरे सोचे समझे वो जवाब देने के लिए तैयार होती है। मुझे वो वाकया याद है कि प्रधानमंत्री ने बेटी शब्द से नवाजा था इनको, तो एक लाइन में इन्होंने सीधे क्लियर बोल दिया था कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, आपकी बेटी नहीं, मेरे अंदर राजीव गांधी का खून है। तो जो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को सपाट सीधे लहजे में जवाब दे, वो प्रियंका गांधी ही हो सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने क्षेत्र में, चाहे अपने भाई के लिए, अपने माँ के लिए, या जिस तरह से अभी अमेठी में पिछले दरवाजे से पीछे से नेपथ्य में छुप के जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और उसके जो नतीजे सामने आए वो चौंका देने वाले नतीजे आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को चौंकने का समय आ गया और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चौंकाती रहेगी। उनको हाशिए पर धकेलने का प्रयास तो जो था वो सामने दिखाई दे रहा है कि कितने उसमें सफल हो रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन बिल्कुल प्रियंका गांधी का नाम आगे करके वायनाड में एक जीत सुनिश्चित, एक सीट सुनिश्चित, दक्षिण में जिस तरह से मजबूती के साथ, चाहे वो कर्नाटक हो, आंध्रा हो, केरल हो, उन तमाम जगहों पर, हिमाचल हो, तमाम जगहों पर प्रियंका गांधी की जिस तरह की कनेक्टिविटी बनी है, उनकी बात करने की जो शैली है, लोग जो उनसे आकर्षित होते हैं, जिस तरह की भाषा और जिस तरह से लोगों के बीच में निडरता तो कूट कूट के दोनों भाई बहनों में भरी हुई है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि यदि सड़क पर चलते हुए एक बार ठोकर लग जाए तो हम उस रास्ते से जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ तो देखा है इन्होंने अपने दो पीढ़ियों को कुर्बानी देते हुए देखा है, और उसके बावजूद इतनी निडरता की लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना, एकदम सामान्य व्यवहारिक रूप से लोगों के बीच में घुल मिल जाना, ये सारी चीजें ये सिद्ध करती है कि ये डरने वाली नहीं है। और सचमुच में यदि ये सदन में जाती है तो ना पीएम और एमपी, ये तो एक चर्चा का विषय है ही,
लेकिन यदि ये सदन में जाती हैं तो ये दोनों भाई बहन निश्चित तौर पे कम से कम मोदी जी के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनने जा रहे हैं। हर एक उन मुद्दों पर जो एक स्वर इधर से अभी समाप्त होने को रहेगा, दूसरी तरफ से शुरू हो जाना है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण। और अब जाके समझ में आएगा कि मजबूत विपक्ष जिसे आप खारिज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे, हाशिए पे धकेल रहे थे कि खत्म हो जाएगा, वो विपक्ष अब इनको दिखाएगा कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है, वो सिखाएगा। वो जनता के लिए जिस तरह से अभी लगातार आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के बावजूद, और मुझे लगता है कि ये भूमिका जो मिली है विपक्षी पार्टी के तौर पर, प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर या कांग्रेस पार्टी के लिए, ये बहुत बेहद शानदार है। सरकार नहीं बनाने का कोई मलाल नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये विपक्ष में रह करके आने वाले दिनों में सरकार की कलई खोलेंगे, और जब तक ये कलई खुलती रहेगी, वो बेआबरू होकर जब तक निकलते रहेंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर होगी और कांग्रेस पार्टी अपने पुनः उस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब होगी। तो ये बहुत शानदार स्ट्रेटजी, हालांकि हमें याद है कि हम भी बैठे थे, आप ही के साथ बैठे थे। मैंने जब रायबरेली और अमेठी की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे और वहां सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो मुझे भी ताज्जुब हुआ, हम भी थोड़ा सा अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। मुझे लग रहा था कि हम ही ज्यादा काबिल हैं, लेकिन शायद उस समय कांग्रेस की स्ट्रेटजी हम नहीं समझ पाए कि वो किस तरह की चाल चल रहे हैं और उसके पीछे की रणनीति क्या है। कई बार हम लोग भी मेरे जैसे लोग भी गच्चा खा जाते हैं उनके रणनीति के पीछे, लेकिन ये बहुत बेहतर शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी जाती हुई, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी एक सौम्यता की प्रतीक वो रहेंगी सदन में, लेकिन ये दोनों निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्या पैदा करेंगे कांग्रेस मोदी जी के उन नीतियों के खिलाफ जो नीतियां विभाजनकारी हैं, जो नीतियां सरकारी मुद्दों से अलग है, जिन नीतियों पर वो अपने मनमानी की करते थे, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण ये दोनों बनेंगे। जी प्रेम कुमार जी, आप म्यूट हैं। जी जी संजीव जी, देखिए प्रियंका गांधी का राजनीति में पदार्पण तो बहुत पहले से हो चुका, लेकिन अब संसदीय राजनीति में वो कदम रखने जा रही है। और संसदीय राजनीति में प्रियंका गांधी कदम रखेंगी तो कई बातें होंगी। एक तो प्रियंका गांधी जबरदस्त शानदार वक्ता हैं, प्रभावित करते हैं अपने सामने की जनसमूह को, तो संसद में उनकी उस प्रतिभा का इस्तेमाल होगा। दूसरा है कि प्रियंका गांधी जैसी वक्ता अपोजिशन में नहीं है। आज कोई सुषमा स्वराज नहीं है जो बीजेपी में उस तरह की वक्ता हो, लेकिन आज कांग्रेस के पास में प्रियंका गांधी है, ये भी बात है। तीसरी बात है कि आज लोकसभा में इंडिया गठबंधन एकजुट है। भाई अखिलेश यादव भी होंगे, महुआ मोइत्रा भी होंगी, है ना, आपको दक्षिण से भी होंगे, उत्तर से भी होंगे, दिग्गज सब भरे पड़े होंगे, संख्या बल भी मजबूत होगा। तो ये जो स्थिति बनी है, इसमें कांग्रेस को का चेहरा आने वाले समय में, भले कांग्रेस अपनी योजना नहीं रखती हो कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में किसको वो सामने करे, जाहिर बात है राहुल गांधी की एक अलग भूमिका बन गई है और पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया है। लेकिन जब कभी भी प्रधानमंत्री बनने का सवाल आता है या कुछ बात होती है, तो राहुल गांधी कभी आगे बढ़कर वो बोलते नहीं दिखते कि मैं बनूंगा, ये भी बात है। और दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी ने पर्दे के पीछे पूरी कांग्रेस को एकजुट करने का काम किया है। संगठन के भीतर कहीं भी कोई समस्या हो, वो प्रियंका गांधी मौजूद रही है। तो प्रियंका गांधी का संसदीय राजनीति में जो आना हो रहा है, हरिशंकर जोशी जी, ये सिर्फ कांग्रेस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि एक चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प भी दे रहा है। जी देखिए, मेरा मानना है कि ये एक नए युग की शुरुआत हो रही है। ये बल्कि इंदिरा युग की ये सेकंड एडिशन शुरुआत हो रहा है। लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का चेहरा देखते रहे हैं और ये प्रियंका युग की शुरुआत है। यहाँ वायनाड से ये शुरुआत है और उसका चारों तरफ स्वागत हुआ है दक्षिण भारत में, खासतौर से वायनाड में ही नहीं पूरे केरल में हुआ है। और
अब वायनाड उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से उनके सामने जीत और हार का कोई प्रश्न हो। मतलब जीत तो सुनिश्चित है। अब वहां से जो आवाजें आ रही हैं, वहां से जो लोग कह रहे हैं, बोले वायनाड के जो लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जीत कितनी बड़ी हो, ये जीत 5 लाख प्लस की जीत होनी चाहिए। ये वायनाड में अब स्वतः लोग कह रहे हैं, यानी कि प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता वहां पर बहुत ज्यादा है। और प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता न केवल केरल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में है। ये सब जानते हैं। उनको उनका सबसे अच्छा जो उनकी यूएसपी है वो है कनेक्ट करना, पब्लिक से खुद को कनेक्ट करना, महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से, वृद्धों से। वो जिस तरीके से घुल मिल कर बात करती हैं, जैसे उनका, और साथ में आपने देखा उनका भाषण आप आज जरूर सुनाइएगा जो उन्होंने मध्य प्रदेश में शायद दिया था, वो एक बार दर्शकों को सुनाइएगा। वो ऐसा वायरल भाषण है जिसको जब भी मैं सुनता हूं तो बार बार सुनने का मन करता है। जब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खफा थी, बहुत गुस्सा थी, मैंने मेरे हाथ में जो एक पोटली आई थी, वो तो जो उनका वो जो इमोशनल और सच्चाई भरा जो कथन था, वो लोगों को आज तक याद है। लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कहा था, और हमेशा वो वक्ता तो निश्चित तौर पर बेहतरीन है। और मैं तो कहता हूं कि सुषमा स्वराज निश्चित तौर पर बेहतरीन वक्ता थी, लेकिन प्रियंका गांधी में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो उन्हें और ऊपर ले जाती हैं। ये एक संसद के इतिहास में, अब संसद के इतिहास में क्या, संसद में ये 10वें एक तरीके से गांधी परिवार की सदस्य हैं जो राजनीति में उतरी हैं। तो 10वीं सदस्य हैं। अगर पूरा गांधी फैमिली का ट्री जोड़ लिया जाए, उसमें मेनका और वरुण को भी जोड़ लिया जाए, तो ये इतना है। तो ये निश्चित तौर पर संसद की सूरत और सीरत बदलने वाली है। और इनको देखकर अभी से भारतीय जनता पार्टी खेमे में एक अजीब सी बेचैनी है, इसलिए वो तरह तरह की अब बातें करते सुनाई देंगे। अब उनकी चिंता ये नहीं है, उनकी चिंता उनके वो परिवारवाद की बात अब वो करने लगे हैं। किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं? परिवारवाद उनकी पार्टी में नहीं है क्या? ब्रजभूषण के लड़के को टिकट दिया आपने, मतलब आपने एक अपराधी को टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके कहने से उसके परिवार के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया। आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। आप जोशी जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात में आपकी बात में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अब तक परिवारवाद के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी बड़ा रक्षात्मक रही है, लेकिन पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस बड़ा आक्रामक होकर के सामने आई है, क्योंकि प्रियंका गांधी जब संसद में पहुंचेंगी तो सोनिया गांधी राज्यसभा से और राहुल और प्रियंका लोकसभा में मौजूद होंगे। पहली बार गांधी परिवार से 3 लोग सदन में होंगे। ये सीधे सीधे उन आरोपों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब देने का एक तरीका है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप अपनी बात आगे रखें। जी निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। अब प्रियंका गांधी का जो नया रूप होगा संसद में, वो निश्चित तौर पर विपक्षी खेमे को बहुत बेचैन करने वाला होगा, परेशान करने वाला होगा। एक चीज और है, जिस तरीके से वो अपशब्दों का इस्तेमाल करके और बहुत सारी बातों का इस्तेमाल करके अनर्गल प्रलाप कर वो जिस तरीके से संसद में हंगामे करते थे या वो दबाने का प्रयास करते थे या चीजों को दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करते थे प्रियंका के सामने, ये थोड़ा मुश्किल होगा।
और दक्षिण से प्रियंका गांधी की शुरुआत हो रही है। ये एक बहुत अच्छी बात मैं मानता हूं, क्योंकि दक्षिण भारत ने हमेशा कांग्रेस का और खासतौर से इंदिरा गांधी परिवार का बहुत नाता रहा है। आपको याद होगा कि जब 77 के बाद में 78 से इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से जीत कर आई थी, 80 में फिर वो मेढक से जीत कर आई थी, दक्षिण भारत से जीत कर आई थी। तो दक्षिण भारत में गांधी परिवार की, नेहरू परिवार की जो लोकप्रियता है वो किसी दूसरे की संभव ही नहीं है। इसलिए कल जब उनसे पूछा गया राजा से, कम्युनिस्ट पार्टी के, कि आप एनी राजा वहां पर फिर से प्रत्याशी होंगी, तो उन्होंने उसे टाल दिया। कौन प्रत्याशी होगा इसे भी टाल दिया। यानी वो अब भारतीय जनता पार्टी इस उसमें कि किस कैंडिडेट को खड़ा करें, वहां उनके पास में कैंडिडेट भी नहीं है। जो कैंडिडेट होगा वो भी बहुत पीछे का होगा। वो लड़ाई जो है वायनाड में सिर्फ इस बात की होगी कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़े मार्जिन से जीतती हैं या उस मार्जिन के आसपास रहती हैं या कितना और आगे ले जाती हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, जो मेरी बात होती है केरल के कुछ लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि मार्जिन डबल तक जा सकता है पिछली बार के तुलना में प्रियंका गांधी का। तो ये तो प्रियंका गांधी की एक लोकप्रियता की बात हुई। अब प्रियंका गांधी की काबिलियत क्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए। उनका मतलब शशि थरूर ने कहा है, शशि थरूर का बयान आया है और शशि थरूर ने कहा है कि ये राजनीति में प्रियंका का आना बहुत जरूरी था और दक्षिण से आई हैं, तो बड़ी मतलब उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कुछ बातें और कही हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें, प्रियंका गांधी राजनीति में नई खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन संसदीय राजनीति में उनका प्रवेश बेहद जरूरी था। जो अब संभव हुआ है वो कैसे, क्यों मतलब रुकी हुई थी, क्यों तैयार नहीं होती थी, ये राहुल गांधी की भी यही स्थिति है और प्रियंका गांधी की भी यही स्थिति है कि राहुल गांधी को जब अध्यक्ष के लिए कुर्सी खाली पड़ी रही, वो अध्यक्ष पद के लिए मना कर गए। अब विपक्षी दल के नेता के लिए CWC ने उनका नाम प्रस्तावित कर दिया है, तो वो उसके लिए कह रहे हैं सोचेंगे, आज तक भी क्लियर नहीं है। और मुझे लगता है कि उनकी भूमिका जो है वो संसद में नहीं बल्कि सड़क पर ज्यादा मजबूत है। लोग उनको सड़क पर देखना चाहते हैं। और कई बार मैं एक ओपिनियन पोल देख रहा था, उसमें जो मतलब 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो राहुल गांधी को सफेद टी शर्ट में सड़क पर देखना चाहते हैं। एक ने कमेंट लिखा कि आप सड़क पर बहुत अच्छे लगते हैं और आप जब यात्रा पर निकलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आप टी शर्ट पहनते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं, आप हमारे बीच आते हैं तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो पब्लिक ये चाहती है कि राहुल गांधी जो हैं वो उसी तरीके से उनके बीच आकर उनकी समस्याएं सुने। तो मुझे लगता है कि संसद में प्रियंका गांधी और सड़क पर राहुल गांधी, ये एक अद्भुत संयोग होगा। सड़क पर राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी जो है वो अपने को विपक्ष का नेता, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, ये इन पदों से ऊपर ले जा चुके हैं। वो एक रिफॉर्मर की भूमिका में अपने को ज्यादा सूटेबल पाते हैं। वो पाते हैं नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है कि वो एक रिफॉर्मर के तौर पर उनकी भूमिका ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो अभी प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से ये बात भी डाइल्यूट हो जाएगी कि विपक्ष का नेता कौन होगा। हालांकि कोई भी हो, देखिए बहुत सारे कांग्रेस में विद्वानों की कमी नहीं है, वहां पर कोई ऐसा नहीं है जो राडार के मतलब पकड़ से बाहर अपने हवाई जहाजों को रखने के लिए, लड़ाकू विमानों को रखने के लिए बादलों का इंतजार करे, और बादल आ गए तो भगवान ने बादल भेज दिए और बादलों के बाहर से फिर वो चले गए, और फिर मालूम नहीं क्या 1+2+8+12+ वो याद भी नहीं रहता है। तमाम तरह की मूर्खताएं आप रोज देखते हैं। ऐसे नहीं है
वहां पर बिल्कुल तथ्यों के सहारे बात करने वाले अनेक वक्ता हैं जो विपक्ष के नेता के तौर में वहां पर भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। वो भले ही आपका गौरव गोगोई हो, भले ही शैलजा हो, भले ही वो मनीष तिवारी हो, भले ही बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रियंका जो है वो इन सब में ज्यादा मुफीद चेहरा है और तर्क संगत बात करती हैं। कभी भी आपने उनको अतार्किक बात करते हुए नहीं देखा होगा। ये प्रियंका की यूएसपी है, वो तथ्यों पर बात करती हैं, वो भावनाओं को समेट कर बात करती हैं, वो जिंदगी में जो अनुभव है, जो उन्होंने देखा है, जो वो लगातार कहीं भी जाती हैं तो वो भूल भी जाती हैं। ऑडियंस के साथ में उनका एक रिलेशन स्थापित हो जाता है। इसी तरह से संसद में निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के पहुंचने से एक नए युग की शुरुआत मैं मानता हूं होगी। जी प्रेम जी। जी मैं अब जोशी जी के पास आऊँ, कौशिक जी के पास आऊँ, इससे पहले एक आध प्रतिक्रिया मैं लेना चाहता हूँ। एक बाबूलाल शर्मा जी ने एक बात कही है कि बीजेपी आईटी सेल वालों ने कुछ दिनों से कुछ मैसेज फॉरवर्ड की है जिसमें ये गौ हत्या को लेकर के इंदिरा गांधी पर कहा है कि संसद का घेराव करते समय साधुओं पर उन्होंने फायरिंग कराई थी, गौ हत्या कराई थी। और इसी बारे में, हालांकि विषय से हटकर है लेकिन सवाल जब आते हैं तो हम जरूर उसको लेते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 100 लोग मरे थे और गाय भी मरी थी, तो इसमें रियलिटी क्या है, कभी इस पर बताओ, ऐसा वो चाहते हैं। देखिए बाबूलाल शर्मा जी, आपने अवसर दिया कि इस विषय पर मैं बोलूं। देखिए इंदिरा गांधी के समय में ये बात तो सच है कि साधुओं ने प्रदर्शन किया था, गायों के साथ प्रदर्शन किया था, ये भी सच है। लेकिन ये जो बात फैलाई जाती है ना कि सैकड़ों लोगों को गोलियों से मार दिया गया था, ये बात सरासर झूठ है, 100% झूठ है। उस समय का अखबार, जो उस प्रदर्शन के ठीक अगले दिन अखबार निकले थे, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी, बीते दिनों हो गया, लगभग 1 साल पहले ही किया था, क्योंकि मुद्दे बार बार उठते रहते हैं। तो उसमें ये सामने आया था कि 4 लोग या 5 लोग घायल हुए थे, 3 लोग मारे गए थे, इस तरह की खबर छपी थी। अब मैं तो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता सिवाय उस खबर के, खबर सबसे बड़ा आधार है। लेकिन आज अब 100 लोग मारे गए थे और 1000 लोग मारे गए थे अगर कह दिया जाए तो ये बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात है। ये सनसनी फैलाने वाली खबर होती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। हाँ, वो 5 लोग भी, 3 लोग भी क्यों मारे और घायल हुए थे, ये प्रश्न है। साधुओं ने प्रदर्शन किया, कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, फायरिंग करनी पड़ी थी, लाठी चलाने पड़े थे, ये सारी बातें हैं। लेकिन कोई सैकड़ों लोग मारे गए थे, ऐसी घटना कभी हुई नहीं है। और अब मैं विषय पर लौटता हूं कि संजीव कौशिक जी, देखिए प्रियंका गांधी आती हैं संसदीय राजनीति में तो ये एक नई बात जरूर है, लेकिन प्रियंका गांधी को सिर्फ सांसद बनने के लिए आएंगी ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी पूरे साउथ को एक तरह से कनेक्ट करती रही है, चाहे तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हो, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो, इन सब जगहों में उनकी भूमिका रही है। पार्टी की जीत में भी, आंध्र में भी उन्होंने कोशिश की, प्रियंका गांधी ने राजस्थान में भी कोशिश की, उत्तर में। हाँ, एक प्रश्न उठता है जिस पर चर्चा करना होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय रही, लेकिन चुनावी सफलता उनके नेतृत्व में मिलती नहीं दिखी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा क्रांतिकारी नारा देने के बावजूद उनके साथ भीड़ बहुत जुटी थी, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, लेकिन पार्टी को टिकट, सीटें नहीं मिली थी। चाहे विधानसभा का चुनाव हम याद कर ले पिछली बार। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये आलोचना हो सकती है कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वहां सकी नहीं, इसीलिए दक्षिण में चली गई। ये आलोचना हो सकती है, निश्चित रूप से होगी।
तो क्या वास्तव में प्रियंका गांधी उत्तर में या उत्तर प्रदेश में सकी नहीं? इसका हम उत्तर आपसे जानना चाहते हैं। मैं भी अपनी बात बोलूंगा, लेकिन आप पहले। प्रेम कुमार जी, बीते 10 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद में कई लोगों को असफलता मिली। लगातार लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस के चेहरे पर या उनके सोच पर एक तरह से कब्जा कर लिया, और वो भी झूठी बातों के आधार पे, वो भी झूठी बातों को दिखा करके, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे, छद्म राष्ट्रवाद के आधार पे, या उन तमाम चीजों को सामने ला करके जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की विफलता को दर्शाती थी। लगातार चूंकि 14 में लगातार वो आए और वो यही बताने का प्रयास किया कि हर मामले में ये पार्टी विफल रही है। भ्रष्टाचार से एक ऐसी पार्टी जो डूबी है, करप्शन में लिप्त है, महंगाई उस पे है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, किसानों की स्थिति बेहतर, मतलब तमाम वो इन चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं। तो वो जो एक उम्मीद और आकांक्षाएं लोगों के मन में उन्होंने जगाई थी, वो लगातार 2014 और 19 से लेकर के 24 तक वो बना रहा। 24 के आखिरी में आते आते, मतलब 24 की शुरुआत में, 24 में भी वो क्षमा करेंगे 19 में भी वो बना रहा, और 19 में भी लोगों ने उसी तरह से उनको बहुमत दिया। 24 के आखिरी आते आते ये बात क्लियर हो गई थी कि ये कहानी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरह से अपने सारे संस्थाओं का इस्तेमाल किया, जनबल का इस्तेमाल किया, छवि खराब करने की कोशिश की, जहां जिस तरह से वोट मिल सकते थे वो सारी कवायदें की उन्होंने, बढ़ावा दिया, ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। तो वो सारी चीजें करने के बावजूद आखिर में आम जन को जो चाहिए था वो मिला नहीं। और अब चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार यही तो करती रही, यही तो लगातार कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, तमाम लोग यही कहते रहे कि ये जो वेशभूषा बदल करके, लंबी लंबी बातें करके इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, इसके पीछे का दृश्य क्या है वो आप देखिए, वो महसूस कीजिए आप कि इनकी मंशा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। और थोड़ा सा वक्त चूंकि मजबूत तो हो ही गए थे, कहने में कोई गुरेज नहीं है। 10 सालों में जितनी मजबूत ये पार्टी हुई है, उतनी मजबूत तो शायद कांग्रेस भी उतने पैसे वाली पार्टी ना बन पाए इतने सालों तक, 6 दशक तक शासन करने के बाद में भी, सत्ता में रहने के बावजूद। तो ये काफी मजबूत लोग थे, इन लोगों से लड़ना आसान काम नहीं। एक तो सारी संस्थाएं इनके पक्ष में, दूसरी संसाधनों का अभाव, मीडिया भी साथ नहीं दे रही थी, यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। पिछले 10 वर्षों में क्या मीडिया ने साथ दिया है वो सब किसी के सामने है। तो इकलौता अपने आत्मबल के अनुसार ऊपर, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लगातार वो लड़ते रहे और झुके नहीं। सफलताएं असफलताएं, कई बार ऐसा होता है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, बड़ी आसानी से प्रियंका गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी जीत गई थी, और जीतने के बाद उनका एकमात्र कार्य था कि वो लगातार 5 सालों तक वो टारगेट करती रही राहुल गांधी को। और इस बार भी उनकी कोशिश यही थी कि शायद राहुल गांधी यहाँ आएंगे और राहुल गांधी को टारगेट करेंगे। लेकिन ये सबका एक मियाद होता है, वक्त होता है। आप इस तरह की राजनीति में लोगों को बहुत ज्यादा दिनों तक भरमा के नहीं रख सकते हैं। और लगातार ये भीतर से परिश्रम का ही फल है कि अपने ही पार्टी के उस व्यक्ति को, शर्मा जी को वहां खड़ा करा करके, और कैसे किस तरह से मात दे दी गई, ये मेहनत का ही नतीजा है। तो भीतर खाने से लगातार मेहनत करने का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी में ये बदलाव। आपको क्या लगता है कि ये केवल 2024 के शुरुआती और 23 के आखिरी के मेहनत के नतीजे नहीं है, ये लगातार उसी परिश्रम का, लोगों के बीच में वो कनेक्ट होने का, लगातार सहयोग, लोगों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर के जो रहने की कोशिश की लगातार प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, उसी का नतीजा ये है कि आज वो जो फल मिले, लोगों का जो भरोसा। जी, यही बात सबसे महत्वपूर्ण लगती है जो आपने अभी कही है कि जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जीत मिली है, जो इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसके लिए फिजा बनाने का काम उन असफलताओं में भी छिपा हुआ है। जो उन चुनावी असफलताओं में भी, जब प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे रही थी, सड़क पर उतर रही थी, लोगों से कनेक्ट बना रही थी, युवाओं से जुड़ रही थी, महिलाओं से जुड़ रही थी, भले उस वक्त जनता ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की सियासत में विकल्प नहीं माना, समाजवादी पार्टी को प्रमुखता दी, बीजेपी को सत्ता में लाया, लेकिन इनकी मेहनत जो है लोकसभा चुनाव आते आते इस रूप में बदल गई कि आज समाजवादी पार्टी भी इस बात को समझती है कि कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन नहीं होता तो ये सफलता नहीं मिलती, और कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि अगर इंडिया गठबंधन में हम
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करते तो ये सफलता नहीं मिलती। यानी उन सफलताओं की पृष्ठभूमि जो है प्रियंका गांधी ने कुछ समय पहले रखनी शुरू कर दी थी। उनकी मेहनत जाया नहीं गई, उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। भले लोग जिस रूप में भी देखें, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका निभा चुकी हैं प्रियंका गांधी। और अब जबकि राहुल गांधी रायबरेली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी को वायनाड भेज करके एक तरह से उनका एकोमोडेशन संसदीय सियासत में कांग्रेस ने करने का प्रयास किया है। जी, अपनी बात पूरी कर लें संजीव कौशिक जी। हम भी यही कह रहे थे कि ये कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि राजनीति में बहुत मेहनत किया आपने तो तत्कालिक आपको लाभ मिल जाए, लोग तत्काल ही लोग आपको समझ ले कि आप इस लायक हैं और फिर आपको कुर्सी दे दी जाए। ऐसा नहीं होता है। एक पार्टी जो लगातार 35 सालों तक मेहनत करती रही, वो सारा अपना धूर्तता, चतुरता, वो लोमड़ी के जैसे वो सारे अपने टेक्निक को इस्तेमाल करती रही, उसके बाद में उसको सत्ता मिली। और 10 सालों में जिस पार्टी ने 35 सालों की मेहनत की बदौलत सत्ता पाई, वो 10 सालों में उस पार्टी को औंधे मुंह पर लटका देना और गिरा देना, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। लोगों के मन में 10 साल कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक रही सत्ता में। जाहिर सी बात है कि जो लगातार सत्ता में रहने के बाद में लोगों के मन में आया, इन लोगों ने जिस तरह की हवा बनाई, लोगों को लगा कि बदलाव करके देखते हैं। लेकिन जो पार्टी 35 सालों के बाद में सत्ता में आई, 10 सालों में इस तरह की स्थिति हो गई कि वो अपने बल पे जो प्रचंड बहुमत की बात कर रही थी, वो बहुमत भी ना ला पाए और बैसाखियों के सहारे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो कलई उतरने की बात है, ये जो भेद खुलने की बात है और कांग्रेस पार्टी पुनः अपने फॉर्म में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। उनके सहयोगी दल जिस तरह से उनके साथ जुड़े हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई है उन तमाम दलों के साथ अपने आप को, बहुत सारे लोग ये उस समय भी कहते थे, इलेक्शन के समय कहते थे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को सब जगहों पे लड़ जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अब किस भूमिका में जा रही है, कांग्रेस पार्टी अब गर्त में जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ इन सारे लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का बड़े भाई के जैसे प्रयास किया और तभी ये जाकर के आज ये माहौल बना है। तो ये वक्त लगता है, चूंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बहुत मजबूत रणनीतिक तौर पे आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत के इतिहास में मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गरिमा का क्षरण करते हुए केवल इलेक्शन के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, वो सब कुछ लेवल आप सोच नहीं सकते हैं कि ये लोग किस लेवल पे जाके राजनीति कर सकते हैं। वैसे लोगों से आपको लड़ना भी है, अपने चरित्र को भी बचाए रखना है, अपने इमेज पे भी कोई दाग नहीं लगने देना है, भाषाई मर्यादा भी आपको पालन करना है और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी भी बनाए रखनी है, यह जानते हुए कि आपकी जान पे खतरा है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इन चुनौतियों को स्वीकार करना और उसके बावजूद एक पटकथा तैयार करना, उसके अनुसार मेहनत करना, ग्राउंड पर जाके लोगों को अपने तरफ लाना, लोगों को समझाना, ये बहुत बड़ी चुनौती रही। और ये जो चुनौती स्वीकार की इन लोगों ने, कायदे से तो छोड़ के भाग जाना चाहिए। किस चीज की कमी है? राजनीति करने के लिए यदि ये लोग आए हैं तो कुछ अपने लिए सोच के तो नहीं आए हैं। ये राजनीति करने की, चाहे दोनों भाई बहन हो या माँ हो, ये लोग देश के लिए राजनीति करने आए हैं। तो देश की राजनीति में इतनी बड़ी कुर्बानी देते हुए, इस तरह के चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस धूप में, जिस गर्मी में हम जैसे सामान्य लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तबीयत खराब हो जाए, उस धूप और गर्मी में, बारिश में ये लोग बाहर निकल के, जाड़े में पूरा लोगों ने देखा कि न्याय यात्रा में एक व्यक्ति किस तरह से एक टी शर्ट पहने पूरा हिंदुस्तान नाप गया। वो तो जो लोगों के बीच में जिस तरह से जीवटता के साथ उन्होंने मेहनत की, वो मेहनत निश्चित तौर पे फल लाना ही था। और सबसे बड़ी बात कि मेहनत फल लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी लगातार कलई खोलते रहना, उनके नाकामियों को लोगों के बीच में रखना, उनसे सवाल पूछने की जो शैली है वो लोगों में विकसित करना कि आप सवाल पूछिए, आपने वोट दिया है तो आपको सवाल पूछना चाहिए। लगातार होता ये रहा है कि इस शासनकाल में कि जिन लोगों ने वोट दिया वो भक्त बन गए, एक लाइन में वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अरे साहब, हम तो आपके आलोचक हैं, हमने तो वोट ही नहीं दिया आपको, तो हम सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उनको ये बात सिखाना कि तुम्हारा अधिकार पहले बनता है, तुम कॉलर पकड़ो कि तुम्हारी बातें ये क्यों नहीं सुनते, तुम्हारे हक की बात क्यों नहीं करते, तुम्हारे बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते, तुम्हारे जेब के बारे में क्यों नहीं सोचते। ये राहुल गांधी ने सिखाया है पिछले कुछ वर्षों में और उसी मेहनत का नतीजा है कि इन दोनों को, जिस तरह से इस पूरे गठबंधन को और दोनों को
लोगों ने समझा, उसका नतीजा है कि इस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं जोशी जी का रुख करता हूँ अपने दर्शक के कुछ बातों को लेकर के। एक तो विजय राम जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी 1999 से राजनीति में सक्रिय हैं, अन्य पार्टियों से भी उनके संबंध अच्छे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण, यूपी के अलावा बिहार में पप्पू यादव। और फिर आगे स्पष्ट करते हैं कि कहने का मतलब है कि प्रियंका गांधी का अन्य दलों से भी मधुर संबंध हैं। ये महत्वपूर्ण गुण जो है प्रियंका गांधी के बता रहे हैं। अशोक सक्सेना जी एक नई बात कहते हैं कि इंदिरा 2 दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी की छवि है, यानी इंदिरा 2 मान रहे हैं दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी को। ये अशोक सक्सेना जी का है। तो क्या कहेंगे आप? मैं आगे प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन इंदिरा 2 वाली बात पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आप सहमत हैं? नहीं सर, ऐसा है कि मैंने पहले कथन में भी कहा कि लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं, और इंदिरा गांधी की जो उनकी अपीयरेंस ही नहीं मतलब, लेकिन उसके साथ में उनके जो भाषण देने की कला है या उनका जिस तरीके से कनेक्ट करने का तरीका है वो इंदिरा गांधी से बहुत मिलता जुलता है। और उन्हें लगता है कि दादी को बहुत बचपन से उन्होंने देखा है, अध्ययन भी किया है उन्होंने, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो दादी उनकी आइडियल हैं। यानी इंदिरा गांधी प्रियंका गांधी की आइडियल मैं मानता हूं कि उनके आदर्श हैं। मुझे याद आता है कि जब वो चिकमंगलुरु गई थी चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भीड़ में जाकर अपनी गोदी में उठा लिया था, और वो तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में हर अखबार ने छापी थी। और मेरा ख्याल वीरेंद्र शर्मा फोटोग्राफर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उसे 4-5 कॉलम में वो तस्वीर छापी थी। तो इस तरीके का आप देखिए, एक उदाहरण नहीं है, वो कई उदाहरण हैं। तब भी संघ के लोग ये कहते थे कि ये डिटॉल साबुन से जाकर नहाएंगी अभी 5 मिनट बाद, ये सब इस तरह का वो करते हैं। लेकिन आप देखिए गांधी परिवार में जो एक सहृदयता है, वो सहृदयता आप किसी भी राजनेता में देख नहीं सकते हैं। किसी भी पार्टी में वो सहृदयता नहीं मिलेगी, किसी भी राजनीतिक परिवार में वो सहृदयता नहीं मिलेगी। अब रायबरेली में जाकर एक सामान्य से सैलून पर जिसमें सब लोग अपना हेयर कटिंग और शेविंग कराने के लिए आते हैं, अचानक राहुल गांधी का पहुंच जाना और वहां पर अपना दाढ़ी वगैरह ट्रिम करवाना देखना, तो ये आप कभी भी नहीं देखेंगे। आप वो वैसे वाले व्यक्ति नहीं है जिनके साथ में 5-6 लोगों की ब्यूटी पार्लर वाली टीम चलती हो, ब्यूटिशियंस की टीम चलती हो, कई लेयर चढ़ाई जाती हो, कौन सी टोपी पहनेंगे, कौन सा कोट पहनेंगे, फिर दिन में क्या पहनेंगे, आज बादल ज्यादा है तो पीला पहनेंगे, हरा पहनेंगे। तो वो फैशन परेड में वो कभी नहीं रहते। वो उस तरीके के फर्जी आदमी भी नहीं है कि वो एक बड़े से लेंस का कैमरा लेकर और वहां पर उसमें प्रहसन करें देखने का, या एक दूरबीन ले लें और उससे पहाड़ों को देखने का प्रहसन करें। भले ही उन्हें फोटोग्राफी का फा नहीं मालूम हो साहेब को, लेकिन इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देखेंगे तो कहाँ मिलते हैं? वो कुलियों के बीच में मिलते हैं, वो कारपेंटर के बीच में मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर्स के बीच में मिलते हैं, वो हर आम आदमी के बीच। वो सड़क पर चलते हैं तो अगर कोई स्ट्रीट फूड बना रहा है तो वहां वो वहां रुक जाते हैं, वो बनाते हैं, वो मतलब वहां पर स्ट्रीट फूड का भी स्वाद चखते हैं। वो एक आम आदमी की तरीके से, जैसे एक व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, उस तरीके का गांधी परिवार का हमेशा से व्यवहार रहा है। और यही प्रियंका गांधी का अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर राहुल गांधी से कई मायनों में ज्यादा पॉपुलर है। राहुल गांधी की अपनी एक अलग यूएसपी है और प्रियंका गांधी की एक अलग यूएसपी है। प्रियंका गांधी जो है वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत संबंध अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयी हैं। अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला था, वो अगर प्रियंका गांधी ने लिया तो बहुत बोल्ड फैसला था।
भाई तात्कालिक कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे लगता है कि इससे नुकसान हो गया, चन्नी को बनाने से नुकसान हो गया, होता है। कई बार आदमी फैसले करता है, हर फैसला सही भी नहीं होता, लेकिन स्लीपिंग सेल जो कांग्रेस के अंदर मौजूद थे, वो बहुत सारे स्लीपिंग सेल को हटाने का काम भी प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने मिलकर किया है। अभी भी वो मौजूद है, वो कांग्रेस का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। जो कांग्रेस बीच में जो दूसरे एजेंट घुस गए थे कांग्रेस में और वो वहां पर सैबोटाइज कर रहे थे, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे लोगों को पहचाना है। आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया तो वो कहां गए? अगर वो गांधीवादी होते या कांग्रेसी होते तो वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से तो हाथ नहीं मिलाते। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही वो काम कर रहे थे। इस बात को प्रियंका गांधी ने बहुत मतलब मेहनत भी की, अध्ययन भी किया, और उनकी एक क्षमता है कि उन्होंने पहचाना। और प्रियंका गांधी अब जो है बिल्कुल एक आप देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण का जो संयोग बनाया है राहुल और प्रियंका ने, वो पूरे देश में एक नई तस्वीर उकेरता है। राहुल गांधी रायबरेली में रहकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत की राजनीति को मजबूत करेंगे, और प्रियंका गांधी उत्तर भारत में भी अपना सहयोग देंगी, और लेकिन दक्षिण में रहकर वहां पर वायनाड से वो बहुत सारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जहां कांग्रेस का जनाधार अभी भी बहुत मजबूत है, जहां सेंध लगा पाना काफी कठिन काम है, तो वहां पर जो राज्य जैसे आंध्रा है या एक दो और राज्य, वहां से उन पर भी फर्क पड़ेगा। और निश्चित तौर पर एक दक्षिण भारत में पहुंचने से प्रियंका गांधी के कांग्रेस के संगठन में और कांग्रेस के विजय यात्रा में एक आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी प्रेम जी। जी देखिए, हम एक दर्शक सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस से जीतेंगी, इसमें नई बात क्या है। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत जायज है कि हम प्रियंका गांधी के बारे में क्यों इतनी बात कर रहे हैं, वायनाड से तो वो जीत ही जाएंगी। इसका उत्तर जानना जरूरी है। प्रियंका गांधी एक एक्सेप्टेबल नेता के तौर पर उभरी हैं। प्रियंका गांधी अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उभरी हैं। वो मास लीडर के रूप में स्थापित है, और हमारे कई दर्शकों ने कहा कि महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय आज की तारीख में कोई है तो वो प्रियंका गांधी है। तो ये प्रियंका गांधी सिर्फ एक चुनाव जीत रही है ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी पहली बार संसदीय राजनीति में कदम रख रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। और संसदीय राजनीति से बाहर रहते हुए 25 साल तक देश की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करना और अपने लिए कुछ हासिल नहीं करना, ये यूनिक बात है। ये कोई भुलाने वाली बात नहीं है। आप 25 साल कहीं पर नौकरी कर लीजिए तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी क्या? जॉब कर लीजिए तो ये 25 साल उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 25 साल, जो 52 साल की उम्र है उसमें 25 साल इन्होंने यूं राजनीतिक जीवन में बिताए हैं। तो इस 25 साल के बाद ये अवसर आया है कि वो संसदीय राजनीति में प्रवेश करें। तो निश्चित रूप से ये आम चुनाव नहीं है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ भावनात्मक बातें भी लिख रहे हैं हमारे दर्शक विजय राम जी, लिख रहे हैं कि अपनी दादी की कुछ साड़ियां प्रियंका गांधी के पूर्व हैं के पास हैं, जिन्हें वह कभी कभी विशेष अवसर पर पहनती हैं। इसको आगे उन्होंने करेक्ट भी किया कि पूर्व को पास समझे, गलत टाइपिंग हो गई। तो ये उनके पास दादी जी की जो स्मृतियां हैं, साड़ी हैं, उसको भी जब कब वो पहनती हैं, जब तक वो याद दिला रहे हैं। उनका काम करने का तरीका, स्टाइल इंदिरा गांधी से मिलता जुलता है। बहुत लोग इंदिरा 2 भी बता रहे हैं। अशोक सक्सेना जी ने थोड़ी देर पहले टिप्पणी भी की थी, हमने उस पर बात भी की। और ये भी कि 2022 में जो नारा उन्होंने दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ,
अब साकार होता दिख रहा है। प्रियंका जी आधी आबादी से सीधा संवाद रहता है और वो कह रहे हैं कि देश में महिलाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं। तो ये प्रियंका गांधी के चुनाव में जाने का मतलब है और इस हिसाब से हम देख रहे हैं विभिन्न पार्टियों में एक्सेप्टेबिलिटी है, सबसे मधुर संबंध है, कोई ऐसा कारण नहीं जिसके आधार पर इनसे विपक्ष यानी इनके विरोधी इनसे लड़ सके प्रियंका गांधी से। ये प्रियंका गांधी की ताकत है। हमने कोरोना के समय में भी देखा था, संजीव कौशिक जी गाड़ियां लगा दी थी कि कैसे कोरोना राजस्थान और दूसरे इलाकों से फंसे हुए जो हमारे लोग हैं उसको उत्तर प्रदेश लाया जाए, गाड़ियां लगा दी थी बड़ी बड़ी, लेकिन उससे राजनीतिक महकमे में इतनी खलबली मची थी कि योगी आदित्यनाथ ने परमिशन नहीं दी कि उन गाड़ियों से कोरोना पीड़ित लोगों को लाया जा सके या पीड़ित जो नहीं भी थे उनको अपने प्रदेश में लाया जा सके, क्योंकि ऐसा होता तो राजनीति में एक उनके ऊपर बट्टा लगता, तरह तरह की बातें करके कि ट्रक का नंबर, स्कूटर का नंबर है, ऐसा वैसा कह के। हो सकता है एक दो उदाहरण ऐसे हो गए होंगे, कई लोग इसमें आपदा में भी अवसर उठाते हैं, ऐसे हुए होंगे, लेकिन इस आधार पर आपने एक भी गाड़ी को जाने नहीं दिया और अपने ही लोगों को बचाने नहीं दिया। लेकिन प्रियंका गांधी ने वो राजनीति की कि जनता को कैसे संकट के समय में काम आना चाहिए। ये उदाहरण है संजीव कौशिक जी। मैं आखिरी कमेंट आपके पास के लिए आपके पास आता हूं प्रियंका गांधी के लिए। जी संजीव कौशिक जी। प्रेम कुमार जी, सच बात यही है कि कांग्रेस पार्टी, जी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल 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 आवाज आ रही है सर? जी मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रियंका गांधी को पहले वक्त दिया, प्रियंका गांधी ने खुद को सिद्ध किया। ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल गांधी फैमिली से गांधी नाम जुड़े होने की वजह से उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्रियंका गांधी ने खुद को सिद्ध किया है, राहुल गांधी ने खुद को सिद्ध किया है। सच बात यही है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग पे जो लोग इस पे मुखर होते थे उन लोगों को भी बोलने का अब अधिकार नहीं रह गया है। उन लोगों ने देखा है कि इन दोनों ने बड़ी मेहनत करके जमीन पे काम करके लोगों के बीच में और अपनी काबिलियत को सिद्ध करते हुए ये जगह बनाई है कि आज इनको ये जगह दिया जा रहा है। और ये जगह भी दिया नहीं जा रहा है, इस जगह के लायक है और देश को जरूरत है ऐसे लोगों, ऐसे युवाओं की जरूरत है जो मुखर होकर के युवाओं के लिए बात करे। खास करके कांग्रेस पार्टी की बात मैं बार बार कहता हूं कि दोनों जगहों पर यदि समीकरणों की बात कर ली जाए तो ये दोनों भाई बहन एक तरफ से दक्षिण को साधने की कोशिश होगी और एक तरफ से पूर्व पश्चिम को साधने की कोशिश होगी, तो उत्तर को। तो जिस तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र में पकड़ बनी है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुराने रुतबा को प्राप्त किया है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कलई उतारी है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जरूरत इस समय उत्तर प्रदेश या खास करके उस हिंदी भाषी क्षेत्र में, वैसे प्रियंका की भी उतनी ही जरूरत है, लेकिन प्रियंका दक्षिण को साधने में बेहतर तरीके से सक्षम है वो, और दक्षिण की तरफ अपनी पैठ बनाने की कोशिश। तो ये कुल मिला के आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों की मेहनत, इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट होना और लगातार सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है उसको जिस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है, सवालों के बौछार हो रहे हैं, हर एक मुद्दे पे बात हो रही है। सरकार भी असहज महसूस कर रही है, कभी सोची नहीं होगी उस तरह के मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। तो उस परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार, पूरी कोशिश है कि सरकार चले। अब सरकार अपने तरीके से चलेगी, हमारे बोलने से न चलेगी न गिरेगी, लेकिन निश्चित तौर पे लोगों के जहन में एक बात तो बैठ गई है कि ये सरकार आई है, लोगों ने नकार दिया है, गठबंधन के आधार पे आई है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी पुनः अपने उस स्थान को प्राप्त करने की जो कोशिश कर रही थी, जद्दोजहद में थी, वो लोगों को इसमें कामयाबी मिली है समझाने में। लोग समझने लगे हैं कि कांग्रेस ही कल्याण कर सकती है, कांग्रेस ही देश को बेहतर तरीके से ले चल सकती है। सारे सर्वधर्म समभाव की बात करने के लिए करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लेके चलती है। कांग्रेस के शासनकाल में सारे लोग जिस तरह से मुस्कुराते, एक दूसरे से गले मिलते हुए पिछले 10 वर्षों में जितनी खाई पैदा कर दी है सरकार ने, लोगों ने देखा है। तो ये सारी चीजें साफ दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि इधर से हिंदी भाषी और उधर से दक्षिण के लोग जिस तरह से गोलबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम रहे हैं,
कहने में कोई गुरेज नहीं कि आने वाले दिनों में जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का, वो उन आंकड़ों से आगे रहेगी कांग्रेस पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं रही है। किसी ने तंजिया मिजाज में, कल मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, बोल रहे हैं कि बेहतर होगा कि स्मृति ईरानी बड़ी जुझारू अपने आप को मानती है, तो अब चले जाइए वायनाड से, एक बार प्रियंका के सामने लड़के दिखाइए। तो इस तरह से लोग अब चुटकी भी ले रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो अपने आप को बहुत मजबूत मानते थे, बड़ी हर एक बात में इन गांधी फैमिली के लोगों के लिए चुटकुला बनाते थे, गांधी फैमिली को हाशिए पे धकेलते थे, मजाक उड़ाते थे, आज उनकी जुबानों पे ताला लगती हुई दिखाई दे रही है और वो इसमें बात भी नहीं करना चाहते। स्थिति ऐसी हो गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी एक बेहद और शानदार रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए उनके तरफ से एक ऐसा चाल है, कदम है, जो जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और निश्चित तौर पे मैं तो उस दृश्य को देख करके सोच करके मैं जब कल्पना करता हूं कि ये दोनों, एक तरफ प्रियंका होंगी और एक तरफ राहुल गांधी होंगे और सामने कभी मोदी जी आ गए किसी मुद्दे पे, तो क्या क्या हाल करेंगे ये दोनों उनकी। ये कल्पना कर लेने से मजा आ जा रहा है कि किसी भी सरोकारी मुद्दे पे, मैं किसी भी सरोकारी मुद्दों पे कह रहा हूं कि ये दोनों उनको घेरने के लिए इतने सक्षम है कि इस बार तो आसान नहीं है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार, बेहद, और आने वाले दिनों में ये तो जनता तय करेगी, लोग तय करेंगे कि किसको सत्ता में बने रहना है, पीएम बनेंगी या एमपी बनेंगी, वो आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात तय है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम बढ़ा के, प्रियंका गांधी का नाम बढ़ा करके, एक महिला, तेज तर्रार महिला, उस तरह की वक्ता जो कांग्रेस पार्टी में वैसे लोगों से, सामने वाले पार्टी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सके, मुझे लगता है कि वो सामने खड़ा कर दिया है कांग्रेस पार्टी। जी प्रेम कुमार। आखिर में एक सवाल लेता हूँ। एके जी ने कहा है कि स्पीकर क्या कुछ पता चला, और एक बात ऐसी अफवाह फैली है कि नीतीश बाबू, नायडू बाबू को मोडानी एंड गिरोह ने कैद कर लिया है, किसी के साथ मिलने नहीं देते। देखिए, दोनों मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को कोई कैद कर ले ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन स्पीकर का जो आपका सवाल है, मैं समझता हूं कि स्पीकर सत्ताधारी दल का होता है, लेकिन अगर सत्ताधारी दल डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने के लिए तैयार न हो तो विपक्ष को कैंडिडेट देना चाहिए स्पीकर के भी पद पर। चुनाव की स्थिति पैदा कर देनी चाहिए स्पीकर के पद पर, और तब सत्ता दबाव में आएगी और ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। तो मुझे इंतजार है कि इंडिया गठबंधन ऐसा कुछ फैसला करे कि स्पीकर पर भी वोटिंग हो जाए। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी जुड़े थे, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। हम नियमित रूप से आपके पास आते रहेंगे और समसामयिक विषयों पर बातचीत होती रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।